हेलो, कैसे हैं आप लोग सभी। आज हम पढ़ेंगे जियोमेट्रिकल फिगर ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग का। तो आओ हम पढ़ेंगे बिना समय गंवाए और बहुत फास्ट रिवीजन करने वाले हैं ड्राइंग ऑफ जियोमेट्रिकल फिगर। इससे एक या दो क्वेश्चन मिल ही जाता है एग्जाम में। तो आओ हम शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले ज्यामिति आकृति यानी जियोमेट्रिकल फिगर कितने तरह के होते हैं। तो जियोमेट्रिकल फिगर होते हैं दो तरह के। कितने तरह के होते हैं? तो दो तरह के होते हैं। एक होता है 2D, दूसरा होता है 3D। 2D और 3D। तो 2D और 3D में क्या अंतर है? तो 2D, यहाँ पे D का मतलब होता है डायमेंशन। D का मतलब क्या होता है? डायमेंशन। तो D का मतलब क्या होता है? डायमेंशन। तो यहाँ पे 2D, तो 2D में मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो तो उसको बोलेंगे 2D, और जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो उसको क्या बोलेंगे? 3D। तो जैसे मेरे लूडो का छक्का देख लो, लूडो का छक्का क्या होता है? 3D में होता है, क्योंकि उसमें लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई। तुम जहाँ पे रहते हो वो अपना कमरा भी देख लो, उसमें भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है, तो वो क्या हो गया? 3D। जैसे तुम इस मेरे मोबाइल में देख रहे हो, इस बोर्ड को देखो, लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई दिखाई पड़ रहा है क्या? इसका ये कितना मोटा मेरा बोर्ड है, नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है? 2D है। अब आगे आओ, एंगल। एंगल मतलब कोण क्या होता है? तो कोण क्या होता है? जब दो रेखाओं किसी एक बिंदु पे आके मिलती है उस पे एक बीच एक कोण बनता है, तो इसी वाले कोण को क्या बोलते हैं? एंगल या कोण बोलो। क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। कोण की माप हमेशा किस में मापा जाता है? डिग्री या तो अंश में मापा जाता है। कोण की माप को किस में? या तो डिग्री में या तो अंश में मापा जाता है। कोण में दो भुजा एक शीर्ष होता है। तो कोण में क्या होता है? दो भुजाएं होती है। तो दो भुजाएं कौन कौन होती है? एक भुजा ये हो गया और एक भुजा ये हो गया। तो ये भुजा और ये भुजा, तो इसमें दो भुजाएं और एक शीर्ष कोण होते हैं। तो ये शीर्ष कोण क्या होता है? जब दो भुजाएं एक बिंदु पर आकर के जो मिलती है उस वाले बिंदु को ही क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। अब आप शीर्ष बोलते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं? शीर्ष। तो वही बोल रहा है कि कोण में दो भुजाएं होती है और एक शीर्ष होती है, और जिस बिंदु पर दो भुजा आकर मिलती है और उसी को क्या बोलते हैं? शीर्ष बोलते हैं। चलो, अब आगे क्या है? टाइप्स ऑफ एंगल, यानी कोण के प्रकार कितने होते हैं। तो जिसमें से पहला कोण है एक्यूट एंगल। क्या होता है? एक्यूट। क्यूट मतलब क्यूट स्माइल नहीं, एक्यूट एंगल मतलब होता है न्यून कोण। तो न्यून कोण होते हैं। तो एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? न्यून कोण को बोलते हैं। तो न्यून कोण क्या होता है? तो 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटे वाले कोण को क्या बोलते हैं? न्यून कोण। अगर बात कर दिया हाथ में, देखो ये मेरा क्या है? 0 डिग्री से जैसे जैसे उठेंगे तो ये अगर लंबवत रेखा है तो ये कितना डिग्री का है? तो 90 डिग्री का है। अगर 90 डिग्री से छोटा इधर है, देखो सीधा हाथ से थोड़ा सा तिरछा है, तो ये क्या हो गया? न्यून कोण हो गया। जैसे ही अगर 90 डिग्री पे होगा तो उसको क्या बोलेंगे? समकोण बोलेंगे। अगर 90 डिग्री से जैसे ही अधिक हो गया तो उसको बोलेंगे अधिक कोण। क्या बोलेंगे? अधिक कोण बोलेंगे। तो वही चीज यहाँ पे लिखे हैं कि एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। न्यून कोण क्या होगा? जब भी होगा तो 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा बउआ? छोटा होगा। अगर बात करें इसका फिगर तो इस तरह से बन जाएगा। तो इस वाले कोण को क्या बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे। आगे क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल। आगे क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? तो ऑब्ट्यूस एंगल होता है अधिक कोण। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? अधिक कोण। अब तुम ही बताओ, अधिक कोण किसको बोलते हैं? जब 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो तो उसी को बोलते हैं अधिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिक कोण बोलते हैं। अगला है राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या होता है? तो राइट एंगल मतलब होता है समकोण। राइट एंगल मतलब समकोण। तो समकोण जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, यानी एक लंबवत, जब दो बिंदु एक रेखा दूसरी रेखा क्या हो? लंबवत हो, तो उन दोनों के बीच में कौन कौन सा बनेगा? तो 90 डिग्री का मान बनेगा। तो 90 डिग्री वाले कोण को ही क्या बोलते हैं? समकोण कोण बोलते हैं। यहां तक समझ में आया? अगला क्या है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब होता है सरल रेखीय कोण या ऋजु कोण।
सरल रेखीय कोण बोलो या तो रिजु कोण बोलो। सरल रेखीय कोण को ही क्या बोलते हैं, रिजु कोण बोलते हैं। तो स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब यही हुआ स्ट्रेट यानी सीधी रेखा। तो यानी दोनों रेखा एक दूसरे क्या है, सीधी में है। तो इन दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो 180 डिग्री का कोण बनता है। तो कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 180 डिग्री का कोण। यानी दोनों भुजाओं के बीच वाला कोण 180 डिग्री का अगर बनता है तो उसको बोलेंगे सरल रेखीय कोण। अब है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं पूर्ण युक्त कोण या बृहत कोण। रिफ्लेक्स एंगल किसको बोलते हैं, पूर्ण युक्त कोण या बृहत कोण। तो पूर्ण युक्त कोण या बृहत कोण किसको बोलेंगे, तो जिसका एब्ट्यूस एंगल से क्या हो, अपर हो यानी अधिक हो, 180 डिग्री से अधिक हो, और 360 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। 360 डिग्री से क्या होगा, तो छोटा होगा। तो उसी को बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल यानी 180 डिग्री से बड़ा, 360 डिग्री से छोटा, तो उसी को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। इसको बोलते हैं पुनर्युक्त कोण या बृहत कोण। यानी सरल कोण से अधिक वाले कोण को क्या बोलेंगे, बृहत कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बृहत कोण बोलेंगे। अगर 360 डिग्री का होगा तो उसको क्या बोलेंगे, पूर्ण कोण। क्या बोलेंगे, पूर्ण कोण बोलेंगे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अगर बीच में मान लो 90 डिग्री है, अगर 90 से सर छोटा है तो उसको बोलेंगे न्यून कोण। अगर 90 से बड़ा हो तो उसको बोलेंगे सर अधिक कोण। अगर 180 डिग्री होगा तो सर वो उसको बोलेंगे सरल कोण, या इसी को बोलते हैं रिजु कोण। क्या बोलते हैं, रिजु कोण बोलते हैं। अगर 180 डिग्री से सर छोटा है और 90 डिग्री से बड़ा है तो उसको बोलेंगे बृहत कोण। क्या बोलेंगे, पूर्ण युक्त कोण या बृहत कोण। इसको क्या बोलेंगे सर, बृहत कोण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बृहत कोण बोलेंगे। अगर सर 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से सर छोटा होगा तो उसको क्या बोलेंगे सर, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। आगे पूरक कोण क्या होता है, सॉरी पहले पूर्ण कोण। तो पूर्ण कोण किसको बोलते हैं सर, तो 360 डिग्री इज कॉल्ड पूर्ण कोण। अब आगे देखो, एक होता है पूरक कोण, दूसरा होता है रेखिक वियुग्म। एक होता है पूरक कोण, दूसरा होता है रेखिक वियुग्म। पूरक कोण किसको बोलते हैं, जब तो दो कोणों का मान 90 डिग्री हो तो उसको बोलेंगे पूरक कोण। तो पूरक कोण पे एक सवाल आएगा, बोलेगा क्या कि रे बताओ, क्या बताऊं, तो एक सवाल देता हूं इधर। बोलेगा क्या, बोलेगा 60 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करें। तो 60 डिग्री का पूरक कोण कैसे ज्ञात करेंगे, तो तुम बताओ पूरक किसको बोलते हैं, 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री का। तो यानी 60 डिग्री का 90, यानी 90 में हम 60 घटा देंगे तो हो जाएगा क्या, 30 डिग्री। ये हो गया मेरा पूरक कोण। अगर बोलेगा यहीं पे बताओ 30 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा, तो 30 डिग्री का क्या होगा, 60 जोड़ दो, 60 30 90 हो गया, तो इसको बोलेंगे पूरक कोण। अब देखो पूर्ण कोण, इसी को बोलते हैं संपूरक कोण बोलो या पूर्ण। अब बोलेगा क्या, 120 डिग्री का संपूरक कोण ज्ञात करें। जैसे ही संपूरक कोण ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो 180, संपूरक कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री, पूरक कोण का मान कितना होता है 90 डिग्री। 30 डिग्री का पूरक कोण 60 डिग्री, 45 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा, तो 45 डिग्री। उसी तरह 60 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, तो 180 में घटा देंगे। इस पे सवाल आता है तो थोड़ा ध्यान देना इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, पूर्ण कोण समझ गया। रेखिक युग्म, इसी को बोलते हैं संपूरक कोण भी बोलते हैं। रेखिक युग्म का दो कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। दो संपूरक कोण, दो रेखिक युग्म अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 180 डिग्री। अगर बोलेगा 120 डिग्री का रेखिक युग्म या संपूरक कोण कितना हो जाएगा, तो 180 में घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। यहां तक समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे क्या है, जब दो रेखाएं, क्या बोल रहे हैं, जब दो रेखाएं, ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं, जब दो समांतर रेखा, अगर समांतर रेखा क्या
जब दो समांतर रेखा को कोई एक रेखा इस तरह से काटती है तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद कर रहा है। अगर इसका रेखा का नाम एल दे तो इसका दे दो एम, तो यानी एल समांतर क्या है, एम। ये इसका सिंबल है समांतर का, ठीक है। तो एल समांतर एम है और कोई एक तीसरी रेखा आकर के इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इसमें देखो क्या क्या बनता है, तो इसमें देखो कितना कोण बन रहा है। अगर बात करें तो अनंत कोण बनता है, लेकिन दिखाई में 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर इस कोण का नाम दे दें 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो अब इस पे बात करते हैं, एक चीज बताओ, तो अगर हम इसको उठा करके इस पर रख दें, इस वाले रेखा को उठा करके इस पे रख दें तो क्या दिखाई पड़ेगा, यानी सर 1 की जगह 1 बराबर 5 हो जाएगा, 2 बराबर 6 हो जाएगा, 7 बराबर 3 हो जाएगा, 8 बराबर 4 हो जाएगा। इस तरह से बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यानी तुम जिसको उठा करके इस पे रखा तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, मित्र हो गया। अब बोलते हैं जब मित्र हो गया तो ये क्या हो गया, संगत हो गया। जब संगत हो गया तो इसी को क्या बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संगत कोण। यानी जो जिसका मित्र हो गया वो संगत कोण। वही चीज लिखते हैं, एक ही और के कोण को क्या बोलते हैं, संगत कोण बोलते हैं। एक ही और की कोण को क्या बोलते हैं, संगत कोण। यानी ये सभी आपस में क्या है, संगत कोण करते हैं। अब आगे आओ तो उसमें आगे है शीर्ष कोण, संगत कोण। शीर्ष कोण क्या होता है, ठीक आमने सामने की कोण को क्या बोलते हैं, शीर्ष कोण करते हैं। अगर यहाँ पे दो क्रॉस लाइन है तो ठीक इसके ये सामने, तो आमने ये सामने, फिर इधर ये आमने ये सामने, तो आमने सामने वाले कोण को क्या बोलते हैं, शीर्ष कोण। आमने सामने वाले कोण को क्या बोलते हैं, शीर्ष कोण बोलते हैं। अब देखो अगला क्या है, एकांतर कोण। एकांतर कोण मतलब होता है कोना कोनी कोण। जैसे अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ पे देखो, जब दो रेखा समांतर हो, एक प्रतिच्छेद करता है तो इस वाले कोण, ये देखो इस वाले कोण, ये आमने वाले, इसका क्या होगा, आमने सामने। तो ये बाहर में है तो इसका भी क्या हो जाएगा, इधर बाहर का कोण एकांतर हो जाएगा। अगर ये इधर है तो इसका क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। तो ये आमने सामने, तो एकांतर कोण, कोना कोनी हो गया, तो उसी को बोलते हैं एकांतर कोण। और एकांतर कोण दो तरह के होते हैं, एक होता है अंत एकांतर कोण और दूसरा होता है बाह्य एकांतर कोण। अब तुम बताओ यहाँ पे अंत एकांतर कोण क्या हो गया, तो अंदर वाला जो कोण है यही अंत एकांतर कोण है। यहाँ पे इधर है तो ये इसका अंत एकांतर कोण क्या हो जाएगा, 5, यानी 3 का क्या हो जाएगा, 5। अगर 4 का अंत एकांतर कोण पूछे तो 4 का हो जाएगा 6। यही तो दो गो है। अगर पूछेगा बाह्य एकांतर कोण, तो बाहर वाली जो कोण है उसका अंत एकांतर कोण निकालना है। अगर 1 है तो इसका क्या हो जाएगा, 7, 2 है तो इसका क्या हो जाएगा, 8। तो यही तो अंत एकांतर कोण है। संगत कोण, एक ही और के कोण को बोलते हैं संगत कोण। शीर्ष मुख कोण, आमने सामने वाले कोण को बोलते हैं शीर्ष मुख कोण। एकांतर कोण दो तरह के, अंत एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण। अब यहाँ पे नोट में क्या लिखे हैं, जब अंतः कोण को समद्विभाजित करता है तो आयत बनता है। जरा ध्यान से इसको देखो, अगर दो समांतर रेखा कोई तीसरी आकर के प्रतिच्छेद करता है तो यहाँ पे कोण बनता है, यस या नो, हाँ जी सर बनता है। तो अंतः कोण है क्या, तो क्या बोलते हैं, जब अंतः कोण को समद्विभाजक, समद्विभाजक यानी अंतः कोण को दो बराबर टुकड़ों में काटना। तो अब देखो अगर हम इसको दो टुकड़ों में काटें तो ये आगे आ जाएगा, इसको भी अगर तुम काटोगे तो इधर जाएगा, फिर इसको अगर काटेगा तो इधर आएगा, फिर इसको काटेगा तो क्या हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। कहीं ना कहीं अब देखो ये बना क्या, एक फिगर बना, और एक फिगर किस तरह का लग रहा है, ये क्या है, आयत। तो वही चीज लिखे हैं कि जब अंतः कोण समद्विभाजक करता है तो क्या बनता है, आयत बनता है। यदि तिर्यक रेखा समांतर रेखा के लंबवत हो, क्या बोल रहे हैं, जब ये तिरछी लेकिन कटे, और जब ये दो समांतर रेखा को हम सीधी लाइन से काटें तब जाके देखो क्या बनता है, तो क्या बनेगा, एक वर्ग का निर्माण होता है।
किसका निर्माण होता है? वर्ग का। यदि तिर्यक रेखा समांतर रेखा के लंबवत होगा तो वर्ग का निर्माण होगा, यदि समद्विभाजक करता है तो आयत का निर्माण करेगा। बस इतना ही याद रखना, लंबवत होगा तो वर्ग का निर्माण करेगा। यहाँ तक समझ में आया? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? ट्रेंगल। ट्रेंगल मतलब होता है त्रिभुज। ट्रेंगल मतलब क्या होता है? त्रिभुज होता है। ट्रेंगल मतलब त्रिभुज होता है। त्रिभुज, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलेंगे। तो त्रिभुज, तो इसमें याद क्या रखना, सबसे छोटी बहुभुज है। त्रिभुज ही एक ऐसी त्रिभुज है जो सबसे छोटी बहुभुज है, इसके बाद छोटा बहुभुज नहीं बनता है। इसमें विकर्णों की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? 0 होती है। त्रिभुज में विकर्ण नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे अंतः कोणों का योग, अगर इस कोण को, तीनों कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री होता है। अगर इस बाहर वाले कोण को, अगर इस बाहर वाले कोण को अगर जोड़ें तो कितना डिग्री होगा? 360 डिग्री का होता है। बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब टाइप्स ऑफ एंगल, ट्राइंगल होगा मेरे बउआ, यहाँ पे होगा ट्राइंगल। त्रिभुज के प्रकार, अब त्रिभुज के प्रकार में देखो किस तरह का पूछता है। तो त्रिभुज सबसे पहले एक होता है न्यून कोण। अब तो न्यून कोण तुम जानवे करता है 90 डिग्री से छोटा, तो वही त्रिभुज है। तो न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा, तो त्रिभुज होता है। तो अगर सभी कोण 90 डिग्री से छोटा होगा तो त्रिभुज कैसा होगा? न्यून कोण होगा। अगर बात कर लिया जाए, एक त्रिभुज है, अगर मान लो 30 डिग्री, ये 40 डिग्री, ये 60 डिग्री, अगर ये तीनों कोण क्या है? 90 डिग्री से छोटा हो, जैसे यहाँ पे बात कर लो 45 डिग्री, 40 डिग्री, 40 डिग्री, ओ माय गॉड। जैसे यहाँ पे मान लो त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज बनाते हैं जिसमें 90 डिग्री से छोटा कोण मान लेना है, तो क्या हो जाएगा? 7 डिग्री ले लो, 7 डिग्री ले लो, 7 डिग्री, 180 डिग्री पूरा 7 डिग्री। ये 90 डिग्री से क्या है? छोटा है। 90 डिग्री सभी त्रिभुज का कोण क्या है? छोटा है। इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज है? न्यून कोण त्रिभुज है। तो वही भी बात बोल रहा है, न्यून कोण त्रिभुज सभी कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं। आगे क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या होता है? जिसका एक कोण 90 डिग्री का होगा तो उसी को बोलेंगे समकोण त्रिभुज। यदि समकोण त्रिभुज का कर्ण पर लंब डाला जाए, क्या बोल रहा है? यदि, इधर देखो क्या बोल रहा है, यदि समकोण त्रिभुज के कर्ण पर लंब डाला जाए, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और इस पे बोल रहा है क्या? तो कर्ण मेरा क्या हो गया ये बता दो, ए बी सी, तो ये मेरा क्या है? कर्ण है। कर्ण पे क्या पूछ रहा है? एक लंब डाला जाए, तो लंब डाला जाएगा तो ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। तो यहाँ पे कोई मान लो ए बी सी, यहाँ तो डी दे देती है, ठीक है। तो लंब डाला जाए तो क्या होगा? यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बोलेगा कि बी डी का मान बताइए। तो अब देखो बी डी, तो बी डी निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको लंब और आधार को गुना करते हैं, तो लंब गुना आधार, और हम इसमें कर्ण से अगर भाग दे दें तो क्या निकल जाएगा? इन दोनों, इसकी लंबाई निकल के आ जाएगा। तो अगर बात करें लंब मेरा क्या है? ए बी, गुना आधार मेरा क्या है? बी सी, भाग किससे देंगे? ए सी से। तो हमेशा याद रखना लंब गुना आधार बटा कर्ण, अगर इस भुजा को काट जाए। तो ये बात समझ में आ गया। न्यून कोण त्रिभुज सभी कोण 90 डिग्री छोटा होता है, समकोण त्रिभुज एक कोण 90। यदि समकोण त्रिभुज पे कर्ण पर लंब डाला जाए तब जाकर के इसका मान, यदि अगर समकोण त्रिभुज में समकोण बिंदु से मध्य बिंदु पर डाला जाए, अगर बात क्या कर रहा है, अगर ये समकोण त्रिभुज है और कर्ण के मध्य बिंदु पर अगर डाला जाए तो क्या हो जाएगा? ये भुजा बराबर, ये भुजा बराबर, तो इसका मतलब ये भी भुजा क्या होगा? बराबर होगा आपस में। जैसे ए बी सी डी, ए बी सी डी, तो ये तीनों को मान, अगर इस भुजा का मान निकालने के लिए पूछेगा, तो अगर पूछेगा बताओ ए डी बराबर बताओ, बी डी बराबर बताओ, डी सी बराबर बताओ, तो ये तीनों भुजा क्या है? आपस में बराबर है। तो जब ये कर्ण के बीचों बीच है तो कर्ण का क्या होगा? आधा होगा, AC/2। यही चीज लिखे हैं यहाँ पे।
यदि समकोण त्रिभुज में एक समकोण वाले बिंदु मध्य बिंदु पर मिला दिया जाए तो ए बी बी पी बी सी, यहाँ पे पी ले लिए हैं, वहां पे डी लेके बताए हैं, और कोई बात नहीं, कर्ण का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। आगे क्या है, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से बड़ा, तो वही बात यहाँ पे लिखे हैं, इसमें जो अधिक कोण त्रिभुज होगा उसमें 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा, तो उसी को क्या बोलेंगे, अधिक कोण त्रिभुज। किसी भी त्रिभुज में एक से अधिक कोण नहीं होता है, याद रखना, चाहे कोई भी त्रिभुज हो, एक से अधिक कोण क्या होता है, नहीं होता है, यानी दो कोण का भी अधिक कोण नहीं हो सकता है, मिनिमम एक कोण ही अधिक कोण होगा, बाकी सब क्या होगा, न्यूनतम होगा। अब अगला क्या है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर। जब तीनों भुजाएं बराबर तो तीनों कोण भी बराबर, तो उसी को क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। इसके जो प्रत्येक कोण होते हैं कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, और ये प्रत्येक कोण 60 डिग्री, यह क्या होता है, अंतःकोण। अंतःकोण इसका मतलब प्रत्येक 60 डिग्री होगा समबाहु त्रिभुज का। अगर बात करें प्रत्येक बाह्य कोणों का मान कितना होगा, तो 120 डिग्री, कितना होगा, 120 डिग्री होगा। प्रत्येक बाह्य कोणों का मान कितना डिग्री का होता है, तो 120 डिग्री का होता है, किसका, तो समबाहु त्रिभुज का। अगर बात करें वही त्रिभुज का, तो बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। समबाहु त्रिभुज में सभी केंद्र, समबाहु त्रिभुज में सभी केंद्र एक बिंदु पर ही मिलते हैं या स्थित होते हैं, यानी स्थित, इसी को बोलते हैं समपाती होते हैं। समबाहु त्रिभुज में सभी केंद्र एक ही बिंदु पर समपाती होता है, चाहे वो अंतः केंद्र हो या परिकेंद्र हो या लंब केंद्र हो या केंद्रक हो, सभी क्या होते हैं, समपाती होते हैं। अच्छा सर, ये अंतः केंद्र क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है, लंब केंद्र क्या होता है, केंद्र क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इसको जानने से पहले समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। देखो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा, दो भुजाएं बराबर होगा, और समद्विबाहु, द्वि मतलब दो भुजा, तो दो भुजा बराबर होगा। जब दो भुजा बराबर होगा तो दो कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से डाला गया लंब तथा कोण दोनों ही समद्विभाजक होता है। बोल क्या रहा है, अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका दो भुजा क्या होगा, बराबर होगा, तो इसका मतलब ये भी कोण क्या होगा, बराबर होगा, तो इसको बोलेंगे शीर्ष कोण। शीर्ष कोण से अगर इसको समद्विभाजक करते हैं तो क्या बोल रहा है, ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, और ये कोण और ये भुजा ये आपस में बराबर हो जाए। वही चीज लिखे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से डाला गया लंब भुजा तथा कोण दोनों को समद्विभाजक करते हैं, इसका मतलब इस वाला जो कोण होगा इन दोनों का आधा हो जाएगा। तो इधर भी अगर बात कर जाए, अगर समद्विबाहु त्रिभुज का ये थीटा है, मान लो यहाँ पे 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री सेंटीमीटर का है, तो अगर इसको समद्विभाजक करेंगे तो ये 30 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा, तो ये कितना 15 सेंटीमीटर का, 15 सेंटीमीटर का हो जाएगा। यहाँ बात समझ में आए। अब अगला क्या है, विषमबाहु त्रिभुज। अगला क्या है, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, विषमबाहु त्रिभुज वैसे भी त्रिभुज को बोलते हैं जिसमें तीनों भुजा क्या होता है, बराबर नहीं होते हैं, आपस में बराबर नहीं होते हैं। जब भुजा ही बराबर नहीं होगा तो इसका कोण भी क्या बराबर होगा, नहीं होगा। इसका मतलब विषमबाहु त्रिभुज के ना तो भुजा बराबर होते हैं, ना ही क्या कोण बराबर होते हैं। इतना बात समझ में आया। अब आओ हम थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेंगे, अंतः केंद्र क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है, लंब केंद्र और केंद्रक क्या होता है। आओ अब त्रिभुज के अंतःकोणों के विभिन्न प्रकार के कुछ अंतः केंद्र क्या होता है, परिकेंद्र क्या होता है, लंब केंद्र क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, आओ अब उसके बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए तुमको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहे हैं, अंतः केंद्र। अंतः केंद्र मतलब क्या हुआ, अंदर वाला केंद्र। अब अंतः केंद्र किसको बोलते हैं, तो यदि त्रिभुज के तीनों कोण को समद्विभाजित करने के बाद जिस बिंदु पर मिलता है तो उसको बोलेंगे अंतः केंद्र। अंतः केंद्र में एक चीज याद रखना, यहाँ पे क्या होता है, अंतः केंद्र, यानी अंतः केंद्र किसको समद्विभाजित कर रहा है, कोण को। अंतः केंद्र किसको समद्विभाजित कर रहा है, कोण को कर रहा है, किसको, एंगल को, किसको कर रहा है,
एंगल को कर रहा है, तो याद रखना अंतःकोण, अंतःकेंद्र यानी एंगल को समद्विभाजित करके जिस बिंदु पर मिलेगा तो उसी को बोलेंगे अंतःकेंद्र। अगर बात किया जाए तो एक त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ पे एक त्रिभुज है, ठीक है। उसके बाद अगर ये जो कोण है, ये सब क्या है, कोण है, इस कोण को अगर समद्विभाजित करें तो मान लो यहाँ से यहाँ की, इसको भी नीचे से यहाँ से की, उसके बाद यहाँ से यहाँ, तो जिस बिंदु पर यहाँ पे आकर के मिला तो हम किसको समद्विभाजित कर रहे हैं, कोण को समद्विभाजित कर रहे हैं। तो जिस बिंदु पर मिल रहा है उसी को बोलते हैं अंतःकेंद्र। क्या बोलते हैं, अंतःकेंद्र। ये बात समझ में आया, अंतःकेंद्र किसको बोलते हैं, कोण को समद्विभाजित करने वाला जो रेखा जिस बिंदु पे मिल रहा है उसी को बोलते हैं अंतःकेंद्र। अंतःकेंद्र, अंतःकेंद्र कोण को समद्विभाजित करता है, बस यही याद रखें। आगे क्या है, परिकेंद्र, परियों की रानी, परिकेंद्र, परि का अंत मतलब मेरा अंदर का जो कोण है, दिल की धड़कन, परिकेंद्र यानी परि, परि कहाँ से आता है, बाहर से, तो परिकेंद्र। तो ये किसको, त्रिभुज की भुजाओं को समद्विभाजित करता है, यानी तीनों भुजाओं को लंबवत अगर हम समद्विभाजित करते हैं तो उसको बोलते हैं परिकेंद्र। अंतःकेंद्र किसको समद्विभाजित करता है, कोण को, और परिकेंद्र किसको करता है, तो तीनों भुजाओं पे जो हम लंब डालते हैं उसके बाद जो बिंदु आता है इसी को बोलते हैं बच्चों परिकेंद्र। इसको बोलते हैं क्या, परिकेंद्र बोलते हैं। अंतःकेंद्र किसको, तो ये कोण को समद्विभाजित करने वाला। परिकेंद्र किसको, यानी लंब जब डालते हैं, किसी भुजा पर लंब डालते हैं तो जिस भुजा जो बिंदु मिलता है उसी को परिकेंद्र कहते हैं। अंतःकेंद्र तीनों यानी कोण को समद्विभाजित करता है, परिकेंद्र तीनों भुजाओं को लंबवत समद्विभाजित अगर करेंगे तो उसी को बोलते हैं परिकेंद्र। ये बात समझ में आ गई। त्रिभुज के तीनों शीर्ष से परिकेंद्र की दूरी समान होती है। त्रिभुज के तीनों शीर्ष से परिकेंद्र की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तीनों क्या होता है, आपस में समान होती है। अब आ जाओ लंब केंद्र। लंब केंद्र किसको कहते हैं, यदि त्रिभुज में तीनों शीर्ष से सामने वाले भुजा पर लंब डाला जाए तो उसी को बोलते हैं लंब केंद्र। अरे मेरे बहु, लंब केंद्र, लंब केंद्र किसको बोलते हैं, त्रिभुज के तीनों शीर्ष से सामने वाली जो भुजा है उस पर हम अगर लंब डाल दें, अगर मान लो मेरा यहाँ पे सिर है, ठीक है, अगर हम यहाँ से ठीक मेरे सामने क्या आधार, अगर हम उसके ठीक केंद्र डालें, फिर ये कौन से इस तरफ केंद्र डालें, तो उसी को जहां पे जिस बिंदु पे आके मिलता है ना उसी को क्या बोलते हैं, लंब केंद्र। क्या बोलते हैं, लंब केंद्र। शीर्ष से खींचा गया लंब जिस बिंदु पे मिलता है उसी को लंब केंद्र, अंतःकेंद्र दोनों कोण को समद्विभाजित करने वाला रेखा लंब केंद्र, परिकेंद्र यानी भुजाओं पे डाला गया लंब, तीनों भुजाओं पे लंबवत जो समद्विभाजित करता है उसी को बोलते हैं परिकेंद्र। अब है क्या, केंद्रक, केंद्रक को ही बोलते हैं मेरे बहु गुरुत्व केंद्र, और इसी को बोलते हैं मध्य केंद्र। इसको पढ़ने से पहले यहाँ पे एक चीज भूल गए हैं कि ये जो केंद्रक है, इस वाले पॉइंट, ये जो अल्फा कोण शीर्ष कोण है, ये और ये इन दोनों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान हमेशा 180 डिग्री का होता है। अगर ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होता है, बीटा बराबर बीटा। तो याद रखना, अगर 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 मान लो अगर यहाँ पे 30 डिग्री दिया हो तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 130 डिग्री का कोण बनेगा। अगर ये 130 डिग्री का कोण है तो ये भी कितना डिग्री का कोण बनेगा, 130 डिग्री, सॉरी 130 डिग्री, 30 में 50, 150 डिग्री का होगा यहाँ पे, तो 150 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये चीज याद रखना। उसके बाद केंद्र, अब देखो त्रिभुज के तीनों मध्यकाएं जिस बिंदु पर मिलते हैं उसी को क्या बोलते हैं, केंद्र। तीनों मध्यकाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसी को केंद्रक बोलेंगे। और ये जो मध्यकाएं होते हैं 1:2 में विभाजित होता है, सॉरी 1:2 नहीं, 2:1 में विभाजित होता है, यानी AG का मान और GD ये 2 है और ये 1 है। AG और GD का मान अनुपात में विभाजित करता है, 2:1 में विभाजित करता है। एक बार फिर से दोहराते हैं, ध्यान से फिर से समझो। अंतःकेंद्र कोण को समद्विभाजित करता है, ठीक है।
दूसरा परिकेंद्र, भुजाओं पर लंबवत समद्विभाजित करता है, भुजाओं पर लंबवत समद्विभाजित करता है, उसी को बोलते हैं परिकेंद्र। एक होता है लंब केंद्र, भुजाओं पे लंब डालने वाला, तीनों शीर्ष के सामने वाले भुजा पर लंब डालता है तो उसी को बोलते हैं लंब केंद्र। और लंब केंद्र में ये आमने, ठीक, ये वाला भुजा और अल्फा बीटा का मान कितना होता है, लंब केंद्र में अल्फा प्लस बीटा का मान 180 डिग्री होता है। अब केंद्रक, गुरुत्व केंद्र, मध्य केंद्र, केंद्रक, गुरुत्व केंद्र और मध्य, ये तीनों मध्यिकाओं के बीच जो मिलता है बिंदु उसी को बोलते हैं केंद्रक। और ये हमेशा मध्यिकाएं कितने अनुपात में बांटती है, तो 2:1 में बांटती है। ये बात समझ में आया। चलो आगे क्या है, चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। अब चतुर्भुज क्या होता है, तो चतुर्भुज का अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, बाह्य कोणों का योग, अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है, और चतुर्भुज के सभी बाह्य कोणों का योग भी कितना होगा, 360 डिग्री। और इसमें चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब टाइप्स ऑफ चतुर्भुज, यानी चतुर्भुज के प्रकार कितने होते हैं, अब वो पढ़ेंगे। अब चतुर्भुज में पहला प्रकार क्या है, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने वाली भुजा क्या होता है, बराबर होती है, उसी को बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। अच्छा, समांतर चतुर्भुज को आयत भी बोल सकते हैं, बोलेंगे कैसे सर, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं, तो इसका भी आमने सामने की भुजा बराबर होते हैं, यानी आयत को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। नोट में क्या याद रखना, समांतर चतुर्भुज के जो भुजा के मध्य, यानी ये जो समांतर चतुर्भुज है, चलो एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, इन भुजाओं के मध्य, इन भुजाओं के मध्य को अगर हम मिलाते हैं तो किसका निर्माण होता है, एक आयत का निर्माण होता है। किसका, सॉरी, एक आयत बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज का ही निर्माण होता है। यानी समांतर चतुर्भुज में मध्य भुजाओं को मिलाने पर किस आकृति का निर्माण होता है, तो समांतर चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज का ही निर्माण होता है। ये याद रखना, यही क्वेश्चन बार बार पूछा है नोट में, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में मध्य बिंदु को मिलाने वाली आकृति कैसी बनती है, तो समांतर चतुर्भुज। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं, बस यही इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है। अब आयत, आयत आ जाओ, तो आयत किसको बोलते हैं, आमने सामने वाली भुजा अगर बराबर, तो आयत, तो इसकी विकर्णों की संख्या क्या होता है, 2 होता है, और ये भी विकर्ण क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। इसमें समचतुर्भुज का ही निर्माण होता है। अगर हम आयत ले लें, अगर इस मध्य बिंदु को अगर मिलाएं तो ये किसका, तो समांतर चतुर्भुज का है, समचतुर्भुज का निर्माण करता है। आयत समचतुर्भुज का निर्माण करता है, समांतर चतुर्भुज का ही निर्माण करता है, आयत समचतुर्भुज का ही निर्माण करता है। अगर आयत समचतुर्भुज का ही निर्माण करता है तो समचतुर्भुज किसका निर्माण करेगा, आयत का ही। तो याद रखना, उल्टा, आयत समचतुर्भुज का निर्माण करता है तो समचतुर्भुज आयत का निर्माण करेगा। समझ में आया, चलो कोई बात नहीं, आगे आओ। अब आगे है वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसी को क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। इसमें विकर्णों की संख्या 2 होती है और विकर्ण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। इसके प्रत्येक कोण की अगर बात किया जाए तो 90 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का कोण होता है। इसमें अगर वर्ग की चारों भुजा जब बराबर है तो इसके अंदर अगर मध्य बिंदु को भी मिला दिया जाए तो वर्ग का ही निर्माण करता है। अगर ये वर्ग है तो इसको अगर इसको मिलाएंगे तो ये भी वर्ग का निर्माण करेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आ जाओ, आगे है समचतुर्भुज। इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। समचतुर्भुज की आपस में सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, ठीक है। वर्ग में किस तरह का आकृति निर्माण होता है, वर्ग का ही प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। समचतुर्भुज, सभी भुजाएं आपस में बराबर अगर हो है तो समचतुर्भुज। आमने सामने की भुजा बराबर है तो समांतर चतुर्भुज। इसमें कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाएगा, निम्नलिखित में किस चतुर्भुज का कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, तो किसका नहीं होता है, तो सर समचतुर्भुज का 90 डिग्री का कोण नहीं होता है। लेकिन विकर्ण भी समचतुर्भुज का बराबर नहीं होता है, इसमें विकर्ण बराबर नहीं होगा।
विकर्ण बराबर नहीं होगा, किसी में नहीं होगा, तो समचतुर्भुज में नहीं होगा। तो आयत का निर्माण करता है और आयत समचतुर्भुज का निर्माण करता है, यही पूछता है। अब देखो डी, इसमें विकर्ण कौन को समद्विभाजित करता है? इसका जो विकर्ण है, अगर हम विकर्ण खींचेंगे समचतुर्भुज की अगर बात करें तो इसका जो कोण है इसको दो बराबर बराबर भागों में बांटता है, तो इसीलिए बोलते हैं इसका जो विकर्ण है कोण को समद्विभाजित करता है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब आगे आते हैं समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है? तो देखो समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, ए बी और सी डी समांतर होते हैं, ठीक है। और समांतर समलंब अगर इस मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो समांतर चतुर्भुज का निर्माण करता है। बस इसमें से यही क्वेश्चन ज्यादातर पूछेगा मेरे बउए। अगर आयत है तो किसका, समचतुर्भुज का। अगर वर्ग है तो वर्ग का ही निर्माण करता है। अगर समांतर है तो समांतर किसका, आयत का। नहीं देखो समांतर किसका निर्माण करता है, सॉरी समांतर समांतर का ही करता है, समांतर समांतर का ही करता है। आयत समचतुर्भुज का, वर्ग वर्ग का ही, समांतर समांतर चतुर्भुज का ही। समलंब, अगर समलंब का बात किया जाए तो ये समांतर चतुर्भुज का, समांतर समांतर चतुर्भुज का ही, और समलंब भी समलंब, समलंब और समांतर का समांतर चतुर्भुज का ही निर्माण करता है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो अब हम पढ़ेंगे बहुभुज। अब हम क्या पढ़ेंगे, बहुभुज पढ़ेंगे। बहुभुज आए आओ अब हम समझते हैं बहुभुज क्या होता है। तो बहुभुज होता है तीन या तीन से अधिक भुजाओं से बने बंद आकृति को क्या बोलेंगे, बहुभुज बोलेंगे। तो बोलेगा सबसे छोटी बहुभुज कौन सी होती है, तो त्रिभुज। और त्रिभुज में ही विकर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 0 होती है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं कि बहुभुज होते कितने तरह के हैं। तो बहुभुज 2 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। अच्छा बहुभुज 2 तरह के होते हैं, तो बहुभुज कौन कौन से होते हैं, तो 2 तरह के बांटे जाते हैं। ऐसा कौन, एक भुजा के आधार पे बांटे जाते हैं, दूसरा कोण के आधार पे बांटे जाते हैं। अब भुजा के आधार पे बांटने वाले और कोण के आधार पे बांटने वाले, अब भुजा के आधार पर भी 2 तरह से बांटे जाते हैं। एक होता है समबाहुभुज, दूसरा होता है विषम बहुभुज। और कोण के आधार पर अगर बात करें तो एक होता है उत्तल बहुभुज और दूसरा होता है अवतल बहुभुज, ठीक है। अब समबाहुभुज, विषम बहुभुज, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज क्या होता है सर, इसको तो समझाइए। अब देखो समबाहुभुज अगर सभी भुजाएं और कोण बराबर होंगे तो उसको हम समबाहुभुज कहेंगे। क्या कहेंगे, समबाहुभुज कहेंगे। अगर भुजाएं और कोण बराबर होंगे तो उसको बोलेंगे समबाहुभुज। जैसे समबाहु त्रिभुज और वर्ग, इसके तीनों भुजाएं बराबर होते हैं तो तीनों कोण बराबर होते हैं। वर्ग के चारों भुजाएं बराबर होते हैं तो चारों कोण बराबर होते हैं। इस तरह हम बोलेंगे समबाहुभुज। अब विषम बहुभुज किसको बोलेंगे, तो सभी भुजाएं अलग अलग होंगे तो विषम बहुभुज बोलेंगे। तो अगर सभी भुजाएं अलग अलग होगा तो सभी कोण भी अलग अलग होगा तो विषम बहुभुज। अब है यहाँ पे उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज किसको कहते हैं मेरे बच्चे, उत्तल बहुभुज जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा होगा तो उसको हम बोलेंगे उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज किसको बोलते हैं, अगर 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 180 डिग्री से छोटा सभी भुजाएं कौन है तो उसको बोलेंगे उत्तल बहुभुज। तो यानी 180 डिग्री से छोटा, यानी सर 180 डिग्री जितना भी छोटा होगा सब उत्तल बहुभुज होगा। अगर 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 यदि एक भी कोण 180 डिग्री से बड़ा होगा तो उसको बोलेंगे सर अवतल। अब देखो 180 छोटा, यानी यहाँ पे देखो उत्तल, इसमें 3 है यानी छोटा है, इसमें 4 है यानी बड़ा है। 3 बड़ा की 4 तो सर 4 बड़ा, इसलिए इसको बोलेंगे अवतल। यानी 180 डिग्री से अगर बड़ा बहुभुज है उसको बोलेंगे अवतल बहुभुज। यहाँ तक समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नोट में यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हैं, बोले क्या, किसी बहुभुज के सभी बाह्य कोण, चाहे कोई भी बहुभुज हो उसकी सभी बाह्य कोण का योग कितना डिग्री का होता है, तो 180 डिग्री का होता है। कोई भी बहुभुज हो सभी के बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। अब आगे आते हैं, किसी भी बहुभुज के अंतर कोण यानी अंदर वाले कोण तथा बाह्य कोण यानी बाहर वाले कोण, ये इनका योग भी कितना होता है, 180 डिग्री का ही होता है। जैसे देख लो एक त्रिभुज है,
यहाँ पे अंतः कोण और इसके बाह्य कोण, इन दोनों के कोण ये अल्फा अगर बीटा है तो यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। किसी भी बहुभुज के अंतः कोण एवं बाह्य कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री का ही होता है। अब अंतः कोणों का योग बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो बोलेगा अंतः कोणों का योग होता है n-2 गुना 180 डिग्री। अगर बोले रे बच्चे मेरा पंचभुज है तो पंचभुज के बाह्य अंतः कोणों का योग कितना होगा, तो सर यहाँ पे n बराबर 5 है तो अंतः कोणों का योग होता है n-2 गुना 180 डिग्री, यानी n मेरा 5 - 2 गुना 180 डिग्री हो जाएगा, यानी 3 गुना 180 डिग्री 38 54 यानी 540 डिग्री। यानी पंचभुज के बाह्य अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा 540 डिग्री हो जाएगा, यानी अंतः कोणों का योग n-2 गुना 180 डिग्री। और n यहाँ पे क्या है मेरे बउए भुजाओं की संख्या, अगर षष्ठभुज होगा तो भुजाओं की संख्या 6 होगी तो 6 गुना 6 में 2 घटा देंगे तो 4 गुना 18 72 यानी 720 डिग्री हो जाएगा। अगर षष्ठभुज होगा तो 7 में 2 घटा 90। यहाँ तक समझ में आया। अब है बच्चे विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या क्या होता है, विकर्णों की संख्या समझो। अगर पूछेगा कि आप पंचभुज में विकर्णों की संख्या बताइए महाराज कितना होगा, तो कुछ नहीं सर, अगर पंचभुज है तो विकर्णों की संख्या कितना है, अति भुजाओं की संख्या 5 है तो 5 में क्या करो तो 5 गुना 5 में 3 घटा दो तो कितना हो जाएगा 5 में 2, अब बटे 2 से भाग दे दो कट गया यानी 5। यानी पंचभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है 5 ही है। अगर बात करें 6 में षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगा, तो षष्ठभुज में कितनी होगा सर 6 में 3 घटाओ, 3 घटाएंगे जी सर 3 घटाइए, 6 में 3 घटाइए यानी 3 गुना 3 सॉरी n, तो यहाँ n का संख्या कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा n से भाग देंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा अरे बाबा 6। n क्या है विकर्णों की संख्या, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 में 3 यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 विकर्णों की संख्या 2। ठीक तो ही है रे 5 ही होगा, तुम सब झूठ थे कुछ बोल रहे। तो 6 गुना 3 बटा 4, 6 6 कट गया गुना 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, 2 से भाग दे देंगे कोई दिक्कत नहीं, तो 6 गुना 3 बटा 2 यानी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा यानी 3, यानी विकर्णों की संख्या कितना हो जाएगा 9। अब और बनाएंगे इस पे जब तक समझेंगे नहीं सर तब तक नहीं छोड़ेंगे इसको। अगर n बराबर सर 7 है यानी षष्ठभुज है तो जल्दी बताओ अंतः कोणों का योग निकालना है, तो सर n-2 गुना क्या करते हैं बउआ n-2 गुना n करते हैं, और n कितना होता है 180 डिग्री, सॉरी n-2 गुना 180 डिग्री से क्या कर देते हैं गुना। अब n मेरा कितना है 7 - 2 गुना 180 डिग्री, यानी 7 में 2 घटाया 5, 5 गुना 18 180 18 5 90 यानी 900 डिग्री सर। अगर यहाँ पे विकर्णों की संख्या निकालना है तो 7 यानी 7 में घटाएंगे 3 आप बटा कर देंगे 2, कितना हो जाएगा 7 गुना 4 बटे 2 कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी 14। विकर्णों की संख्या क्या हो जाएगा 14। अगर n बराबर मेरा बच्चा हो जाएगा 8, तो यहाँ पे योग अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा तो 8 - 2 गुना 180 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 6 8 6 72 अच्छा 78 180 डिग्री। अगर यहाँ पे विकर्णों की संख्या पूछेगा तो क्या निकालेंगे 8 गुना 8 में 3 घटाएंगे और बटे 2 से भाग देंगे सर, 8 गुना 5 बटे 2 यानी 8 5 4 चौके 32 हो जाएगा। अगर सर n बराबर 10 रहेगा तब, तो n बराबर 10 रहेगा तो अंतः कोणों का योग क्या हो जाएगा सर 10 में 2 घटाइए 180 से गुना करिए तो 9 8 18 44 1440 हो जाएगा सर। अगर d बराबर पूछेगा तो सर 10 में 3 घटाइए 7 हो जाएगा, बटे 2 से भाग दीजिए 5 7 35 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। उसी तरह से अगर विकर्ण की संख्या निकालने के लिए पूछेगा तो वो भी निकाल लेंगे, अंतः कोणों का योग पूछेगा तो वो भी निकाल लेंगे। अगर भाई प्रत्येक अंतः कोणों का योग पूछेगा तब यानी प्रत्येक अंतः कोण निकालेंगे, प्रत्येक अंतः कोण तो कितना डिग्री, अगर n भुजाओं की संख्या है तो अंतः कोण कितना डिग्री का बनेगा, यानी पूछ रहा है अगर मान लो पंचभुज, अगर n बराबर यहाँ समझो किधर लिखूं, चलो इस तरफ लिखता हूं एक बार ध्यान से देखो। अगर n बराबर 5 होगा, समझो अगर अंतः कोणों का योग पूछता तो क्या करता सर, n कितना है 5 है, पहले n-2 गुना 180 डिग्री, तो n मेरा सर 5 में 2 घटाएंगे 180 से गुना कर देंगे 3 18 54 540 डिग्री हो जाएगा सर। अगर सर
n बराबर, अगर d निकालने का मन होगा तब d बराबर क्या करेंगे, तो 5 में 3 घटाइए ना सर, 5 में 3 घटाइए और 2 से भाग दीजिए, तो 5 गुना 2/2 यानी सर 5 होगा। अगर पूछेगा प्रत्येक अंतर कोण, तो ईच अंतर कोण क्या होगा सर। अच्छा एक चीज है सर, आप दो तरीके से नहीं निकाल सकते हैं, पहले फार्मूला से निकालते हैं। फार्मूला क्या है, n-2 गुना 180/n, यानी n-2 गुना 180/n। जरा ध्यान से देखो रे बउआ, अंतर कोणों का योग निकाल ले, सूत्र है, और n से भाग दे, जितना n है उतना भागे। अंतर कोण क्या होगा सर, तो 5 - 2 और गुना 180 डिग्री अब बटे 5, यानी 3 गुना 180 डिग्री अब बटे 5, कटा देंगे, 5 तिया 15, 5 20, तो 4 तिया 12, 3 तिया 9, 10, 102 डिग्री का आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे। तो यानी 102 डिग्री का ही आंसर बन जाएगा। तो अब तुम्हें बता अंतर, अगर प्रत्येक कोण 102 डिग्री का है तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो जाएगा जरा बता। तो 102 डिग्री तो कितना 180 डिग्री होता है, घटाओ दो, 8 7 में 7 78 डिग्री का हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान से समझो। तो विकर्ण की संख्या में n गुना n-2/2, विकर्ण की संख्या n × n-3/2। अब अंतर कोणों का योग n-2 गुना 180 डिग्री। प्रत्येक अंतर कोणों का अगर हम n का योग निकाल के n से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक अंतर कोण। अगर त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 0 होती है। यहाँ तक समझ में आया जी सर, यहाँ तक समझ में अच्छे से आ गया। अब हम पढ़ेंगे सर्किल यानी वृत्त, यानी CIRCLE, सर्किल यानी वृत्त से संबंधित परिमेय। इसमें भी 5-10 गो परिमेय है, आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से थोड़ा सा 5-10 मिनट रेस्ट ले लो और उसके बाद फिर से पढ़ेंगे।